तो हम लोग ने लास्ट स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था व्हाट इज कॉल्ड एज मीनिंग एंड इसका एक छोटा सा डिफरेंस कि प्लूरल और सिंगुलर क्या होता है। लोगों को लगता है कि प्लूरल का मतलब व्हेन मेनी थिंग्स आर देयर, सिंगुलर का मतलब व्हेन ओनली सर्टेन और सिंगल थिंग्स आर देयर। तो ये चीज काम करेगी अंग्रेजी में, बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जब हम प्लूरल और सिंगुलर की बात करते हैं तो ये हरकतों के बेसिस पे होती है। डेटा कलेक्ट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा मैन पावर लगती है, ज्यादा कॉस्ट लगती है, दैट इज प्लूरल। फिर उसके बाद जब उसको प्रेजेंट करना है, चाहे डायग्राम बना के, चाहे एक शेड्यूल बना के, टैबुलर प्रेजेंटेशन। अगर आप बात करें डिमांड शेड्यूल हम लोग बनाते थे, प्राइसेस एक तरफ और क्वांटिटी डिमांडेड एक तरफ। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, एक तरफ यूनिट लिखते थे, फिर एक कॉलम टीयू का बनता था और एक कॉलम एमयू का। वो आसान है, बट उसको लाने के लिए ढेर सारा रिसर्च करना पड़ता है। तो इस बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं डेटा कलेक्शन इज प्लूरल। आई रिपीट, डेटा कलेक्शन इज प्लूरल, बट उसके बाद उसको प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना इट इज सिंगुलर एज सच। ये चीज हम लिख चुके थे। चलिए, तो ये छोटी सी डेफिनेशन लिख लीजिए। ए एल बोले, इसको बावले मत बोलिएगा। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये ईच अदर से क्लियर हो जाएगा दैट इट इज अल्टीमेटली meant for the purpose of some degree of comparison। समझ में आ गई बात? लिख दीजिए फटाक से। चलिए, तो ये यूल एंड कैंडल की डेफिनेशन मत पढ़िएगा, नहीं तो कैंडल जलानी पड़ेगी आपको। वन डेफिनेशन इज मोर देन सफिशिएंट। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? जो भी फैक्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, किस वजह से उनमें चेंजेस आते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस देम न्यूमेरिकली एंड एक्यूरेट होना चाहिए, और हम इसको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में आप जाके 100 बच्चों का एक रिसर्च करें और उनसे पूछें कि भाई इकोनॉमिक्स के पेपर में, स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में मार्क्स क्या आए, आई रिपीट मार्क्स क्या आए, और वही काम मैं भी करूं, क्या जरूरी हम दोनों का रिसर्च करने का तरीका एक हो? नो। हो सकता है आप मार्क्स इवैल्यूएट करके बच्चों का इंटेलेक्ट जानना चाह रहे हो, आईक्यू लेवल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है सब्जेक्ट में, और मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्लास में टीचर की इफेक्टिविटी टुवर्ड्स टीचिंग द सब्जेक्ट क्या थी। अगर मेजॉरिटी बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मतलब इफेक्टिविटी ऑफ टीचिंग वाज वेरी हाई। आप सोच सकते हैं अगर मेजॉरिटी बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता है, या बच्चों का जो आईक्यू लेवल होगा वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो प्लूरल सेंस में डेफिनेशन भी थोड़ी सी बड़ी है, और डेफिनेशन घोड़े ने दी हुई है। नाम है होरेस सेक्रेस्ट। व्हाट? होरेस सेक्रेस्ट। होरेस मतलब हॉर्स की रेस में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, गिर गया होगा तो उसके पापा ने नाम रख दिया होरेस, और बहुत सीक्रेट होंगे इसकी लाइफ में तो आगे नाम रख दिया सेक्रेस्ट। खोपड़े में बात गई। तो डेटा रिलेटिंग टू एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ 5 टॉपर्स ऑफ क्लास 12। अब प्रिंसिपल ने अगर वाइस प्रिंसिपल से डेटा मांगा तो रीजन हो सकता है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करना होगा, बट अगर न्यूज़पेपर वाले ये डेटा प्रिंसिपल से मांगते हैं तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव भी यही होगा? नो, देयर ऑब्जेक्टिव इज कि इनको स्कूल की रिपोर्ट न्यूज़पेपर में छापनी होगी, दैट्स व्हाई दे मस्ट बी डिमांडिंग द डेटा। तो जो भी डेटा हम स्टैट्स में कलेक्ट करते हैं, हो सकता है कि पर्पस सेम हो सकता है पर्पस डिफरेंट हो, और डिफरेंट पर्पस के लिए मेनी अ टाइम चिल्ड्रन कलेक्शन टेक्निक भी कभी कभी डिफरेंट हो जाती है। लाइक यू पीपल आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टीचर ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को दिया, तो मेजोरिटी बच्चे क्या करेंगे? कुछ किताबें पढ़ लेंगे, कुछ लोगों के पास जाके विजिट करके उनसे एआई के बारे में पूछेंगे। प्रोजेक्ट का टॉपिक था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कॉमन मैन। आई रिपीट, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू कॉमन मैन। अब कुछ बच्चों ने मोहल्ले में सर्वे किया, अंकल आंटी का, छोटे बच्चों का सर्वे किया, बड़े बच्चों का सर्वे किया, कुछ लोगों ने अपने स्कूल के स्टूडेंट्स का सर्वे किया, कुछ बच्चों ने डेटा न्यूज़पेपर से देखा, सबने अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली। तो कुछ ऐसे थे जिन्होंने न्यूज़पेपर को कलेक्ट किया, डेटा पढ़ा उसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लोगों का इंटरव्यू लिया। समझ में आ गई बात? तो लोगों का इंटरव्यू अगर आपने लिया तो इट इज नोन एज प्राइमरी डेटा कलेक्शन। व्हाट? प्राइमरी डेटा कलेक्शन। और अगर आपने सो कॉल्ड न्यूज़पेपर या गूगल इसकी रिपोर्ट देख ली तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। समझ में आ गया? अब सर हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है? भाई आप एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो आप सेकेंडरी ही कलेक्ट कर लें, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम घूम घूम के लोगों का इंटरव्यू लेने का नहीं है।
आपके पास ना इतने पैसे हैं कि आप इतना खर्च कर पाए, तो गूगल और न्यूज़पेपर काम चला देगा। बट अगर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को ये डेटा कलेक्ट करना है, क्या वो गूगल और न्यूज़पेपर के भरोसे रह सकते हैं? नो, उनको तो पॉलिसी बनानी है देश के लिए। लॉजिक समझ में आ गया? तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्राइमरी डेटा कलेक्शन। से यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड लीगल स्टडीज। अब क्लास 12th में आपके टीचर ने इंडियन पीनल कोड आईपीसी धारा के तहत आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया। क्या प्रोजेक्ट था? परसेंटेज ऑफ क्राइम इन लास्ट 1 ईयर इन एंड अराउंड योर सिटी ऑफ रेजिडेंस। जहां पे आप रहते हैं 1 साल के अंदर क्राइम का रेट क्या था। अब मल्टीपल थिंग्स आर देयर, मल्टीपल थिंग्स, क्या चीजें हैं? अब आप इसके लिए पुलिस स्टेशन विजिट करिए, जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं उनको विजिट करिए। कितनी बार होता है कि क्राइम सीन पे जाके क्राइम रिपोर्टर ने कुछ लिखा, क्राइम रिपोर्टर ने कुछ लिखा, बट वो पूरी न्यूज़पेपर में नहीं आती, बट सच्चाई उसको पता होती है, तो आप उससे भी डेटा ले सकते हैं और आप गूगल भी कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? भाई समय कम से कम बर्बाद हो मेरा और मेरा काम पूरा हो जाए, ताकि 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट मैं अपने स्कूल में सबमिट कर दूं। तो यू विल गो टू द पुलिस स्टेशन और टू द न्यूज़पेपर रिपोर्टर, या गूगल और न्यूज़पेपर से काम चला लेंगे अपना? सर हमारे प्रोजेक्ट तो गूगल से ही बनते थे सारे। तो गूगल पे भी किसी ने डेटा डाला होगा, जिसने गूगल पे डेटा डाला आपने वो डेटा ले लिया, तो आपके लिए सेकेंडरी हो गया। बट जिसने डेटा डाला उसने तो कलेक्ट किया होगा ओरिजिनल सोर्स से, उसके लिए क्या हो गया? प्राइमरी। बट अगर आप क्राइम ब्यूरो से आए हैं और आपको सरकारी डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि डेटा वर्ल्ड बैंक को भेजना है, ये डेटा यूनाइटेड नेशंस को जाएगा, वो इसके बेसिस पे कंट्री की स्टडी करेंगे, तो उनको आप क्या बोलेंगे? गूगल का वेब पेज से देख लो। नो, तब आपको रियल क्राइम के जो मार्केट में हरकतें हो चुकी हैं, एनवायरनमेंट में जो अगल बगल इतना गड़बड़ी चल रहा है, मोहल्ले में, सिटी में, कहीं पे भी, आप पुलिस स्टेशन से ओरिजिनल डेटा कलेक्ट करेंगे अपने शहर के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और तब जाके रिपोर्ट बनाएंगे। तो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? प्राइमरी डेटा। सर हम समझ गए, मम्मी ने घर में खाना बनाया सब्जी खरीदने के बाद सब्जी मंडी से, तो प्राइमरी। और जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया तो जोमेटो, जोमेटो फूड डिलीवर्स, गॉट इट क्लियर? जोमेटो या जोमेटो पे ऑर्डर कर दिया तो क्या हो गया? सेकेंडरी। नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? तो डेटा कलेक्ट करने वाला पर्सन किस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कलेक्शन टेक्निक डिसाइड होती है। समझे कि नहीं समझे? मूवी आई गदर 2, अब आपको मूवी देखनी है, तो आप भाई रिव्यू न्यूज़पेपर में देख लो, रिव्यू इंटरनेट साइट से देख लो, पता लग जाएगा 5 स्टार 4 स्टार है तो चलते देखने, 1 स्टार 2 स्टार है तो नहीं जाएंगे। तो कौन सा सोर्स हो गया ये? सेकेंडरी। बट अगर आप एक प्रेस रिपोर्टर हैं, आपको न्यूज छापनी है, समझ में आ गया? तो आप न्यूज़पेपर के प्रेस रिपोर्टर हैं, तो क्या आप गूगल से डेटा कॉपी करेंगे? आप थिएटर में जाएंगे, टिकट काउंटर पे लोगों का रिस्पॉन्स देखेंगे, जब मूवी छूटेगी तब उनसे पूछेंगे मूवी कैसे लगी, 2 4 10 जगह आप ये काम करेंगे, तब जाके न्यूज़पेपर में आप डेटा छाप पाएंगे। तो व्हाट यू डिड? आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया। समझे कि नहीं समझे? पक्का? मेनी फूड ब्लॉगर्स आर देयर ऑन यूट्यूब, वो वीडियो बनाते हैं किसकी चाट अच्छी, किसकी पकौड़ी अच्छी, किसी मंगोड़ी अच्छी, किसकी कचौड़ी अच्छी, बनाते हैं। व्हाट दे आर डूइंग? वो प्राइमरी काम कर रहे हैं। और आप जब उस डेटा के बेसिस पे अपने घर में कोई पार्टी रख रहे हैं और सब अच्छी अच्छी जगहों से खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने उसको कैसे यूज किया? समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो स्टैट्स की डेफिनेशन भी लिख लीजिए, दैट इज इन प्लूरल सेंस। क्विकली चलो, तो सबको ये समझ में आ गई बातें? ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको? चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स का मतलब anything that makes statistics, you can say anything which is constituted in statistics। और जो फीचर्स आप पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? प्लूरल सेंस में। सो सबसे पहला फीचर क्या है बच्चों? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। शायद आपकी डेफिनेशन में बात आ चुकी है, यस और नो? तो हम सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट ने मांगा कि उनको एक पॉलिसी बनानी है गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, तो उनको ये तो पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कंट्री में या स्टेट में कितनी लड़कियां हैं। तो ये डेटा कहां से मिलेगा गवर्नमेंट को? मोहल्ले से मिलेगा, स्कूल से मिल सकता है। तो हर स्कूल को एक नोटिस भेज दिया बेसिक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स डीआईओस ने, कि सारे स्कूलों को ये बताना है कि उनके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन कितने हैं। और ये भी बताना पड़ेगा कि वो लड़की माँ बाप की इकलौती लड़की है, 2 बहनें हैं। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर इकलौती लड़की है, गॉट इट क्लियर, तो गवर्नमेंट उनको कोई रिलीफ नहीं देगी। बट अगर 2 लड़कियां हैं, तो कभी कभी गांव वगैरह में बैकवर्ड एरिया में क्या होता है,
कि 2 लड़कियां हाय राम, हम इनको पढ़ाओ, तो कम से कम वो पढ़ेंगी तो, लड़के तो नालायक दलित पढ़ाई नहीं जाते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सब वो तो वर्ल्ड वॉर करते हैं हमेशा। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि चलो जिस माँ बाप की 2 लड़की है उसमें से एक लड़की की फीस गवर्नमेंट पे करेगी, ताकि जो लोग गरीब हैं बेसिकली, जो बैकवर्ड एरिया को बिलोंग करते हैं, जिनकी इनकम उतनी नहीं है, वो अपनी बच्चियों को डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन ना रखें। तो ये यूपी गवर्नमेंट की भी स्कीम है, काफी दूसरे स्टेट्स में भी चलती रहती है। अब लड़कों के लिए कोई फैसिलिटी, लड़कों के लिए हमारे देश में कोई फैसिलिटी नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल्स के लिए है। कभी सुना है शगुन समृद्धि योजना? ना। सुकान समृद्धि योजना सुना है? नहीं सुना। तो मैक्सिमम पॉलिसीज जो बनाई जाती है किसके लिए बनाई जाती हैं? गर्ल चाइल्ड के लिए, विमेन प्रोटेक्शन में। क्यों? क्योंकि सिंस जनरेशन से देखा गया है कि इन्हीं लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हुआ है। बट आजकल ये लोग चंडी का रूप धारण करके एकदम काली माता बन गई है, भैरव बाबा की तरह निपटाती है सबको। खैर, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है तो हम ज्यादा इस पे जेंडर बायस नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है, जिस परिवार में 2 बेटियां हैं, जिस माता पिता की, एक बेटी का स्कूल का एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। अब ये नहीं कि एक बेटी को पिताजी आईफोन 14 ले दिए, दूसरी बेटी गवर्नमेंट से बोले हमको भी आईफोन चाहिए। अरे आईफोन का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, आपका जो बेसिक नीड है उसका खर्चा हम उठा सकते हैं। तो एक गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन कौन फाइनेंस करेगा? गवर्नमेंट। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के पास डेटा होना चाहिए। तो पहले इकट्ठा किया कि कितनी लड़कियां टोटल, किन माँ बाप की 2 बेटियां हैं, किन की 1 है। तो एक बेटी वाले को गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देगी, जिनके लड़के हैं उनको भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट किनको मिलेगा? पेरेंट्स हैविंग 2 गर्ल चाइल्ड। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जब पहुंचेगा तो वो हो जाएगा प्लूरल सेंस। क्या हो जाएगा? बट पहले इसको कलेक्ट करना पड़ेगा, पहले इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्शन से लेकर उसकी मेकिंग तक प्लूरल रहता है, बट जब उसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है टैबुलर फॉर्म में, डायग्रामेटिक फॉर्म में, तब वो सिंगुलर। क्यों सर, ऐसा क्यों है सर? ढेर सारा काम सिंगुलर क्यों होगा? क्योंकि जब आपने कलेक्ट किया, मैन पावर एफर्ट तब ज्यादा लगा था, बनाने में, ड्रॉ करने में कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो हर स्कूल को नोटिस दिया जाएगा। जहां पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि हो सकता है कुछ बच्चियां ऐसी भी हो जो स्कूल में जाती ना हो, तो हर मोहल्ले के जो पार्षद हैं, जो कॉर्पोरेटर होते हैं, उनसे पूछा जाएगा अपने मोहल्ले में बताइए सबको। तो सर गवर्नमेंट के पास डेटा रिपीट नहीं पहुंचेगा, नहीं, हर बच्ची का आधार कार्ड होगा हमारे पास। जब उसको हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, अगर डेटा मैच किया तो एक डेटा अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो रेपिटेशन नहीं होगा। तो सारा डेटा हम पहले कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट कहां से करेंगे? स्कूलों से करेंगे। तो क्या स्कूल भी गूगल करेगा और दे देगा डेटा? नो, ये स्कूल को डायरेक्टली डेटा लेना पड़ेगा। तो ये डेटा कलेक्शन कौन सा हो गया? प्राइमरी। तो सबसे पहला काम एग्रीगेट ऑफ फैक्ट समझ में आ गया? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट, affected by multiplicity of causes, many girl child may be there who go to school and many may not। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही डेटा कलेक्ट करने में इंटरेस्टेड हो, मोहल्ले से डेटा ना कलेक्ट करें, क्या कंप्लीट डेटा मिलेगा? नो, कहीं ना कहीं डेटा आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। तो व्हाट वी शुड डू? सिर्फ स्कूल पे बेस्ड हो, सिर्फ मोहल्ले पे बेस्ड हो, या दोनों पे? दोनों पे हम बेस्ड होंगे। फंडामेंटल क्लियर? अब गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रजिस्ट्रेशन फीस कुल 5% लेती है, वेराज पेट्रोल और डीजल व्हीकल पे 8 से 12% की वो है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस है। इंश्योरेंस पेट्रोल व्हीकल पे तो कंपलसरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो लो स्पीड बाइक होती है उस पे इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लाइसेंस भी कंपलसरी नहीं है, और बैटरीज भी सस्ती दे रहे हैं। अब नॉर्मली बाजार से बैटरी खरीदने चाहिए, 18% का जीएसटी है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ जो बैटरी लग के आती है पूरे पे 5% जीएसटी है। क्यों सरकार इतनी मेहरबान है? ये कहना चाह रहे सर, भावनाओं को समझिए, सही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट चाह रही है ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। समझा? रीडिंग करो, रीडिंग, थोड़ी रीडिंग करोगे तो स्पीकिंग बढ़ेगी। ओके, ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, तो सर सरकार का क्या फायदा? उनको तो नुकसान ही हो रहा है। पेट्रोल गाड़ी बिकती है 28% जीएसटी एंड ऑल दैट, फलाना ढिमकाना। गवर्नमेंट कह रही है कि हमको जीएसटी तो बहुत मिल जाता है, बट व्हीकल ये वाली जितनी ज्यादा बिकेगी, रोड एक्सीडेंट्स उतने ज्यादा होंगे, क्योंकि हाई स्पीड होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी लो स्पीड होती हैं, हाई स्पीड कम आ रही हैं अभी, या कल को जब आ भी जाएंगी तो पेट्रोल व्हीकल से पोल्यूशन ज्यादा है। पोल्यूशन से कितने लोगों को अस्थमा की, दमा की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गरीब लोगों का फ्री में हमको मेडिकल कॉलेज में इलाज करना पड़ता है जब वो जमा हो जाते हैं आके, मतलब भर्ती हो जाते हैं। डॉक्टरों को सैलरी देनी पड़ती है। तो जब कल को पोल्यूशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करते टाइम पैसे भी गवर्नमेंट के कम खर्च होंगे।
तो आज गवर्नमेंट 1000 करोड़ रेवेन्यू ले, उसमें से 700 करोड़ तो पोल्यूशन कंट्रोल पे खर्च हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ? तो इट इज बेटर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे टैक्स ही 300 करोड़ लगाया जाए, क्योंकि फिर उतना पैसा हमारा खर्च होगा ही नहीं। तो फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, इज इट नेसेसरी जो आपको डेटा मिल रहा है बच्चों को एकदम एक्यूरेट हो, वो एकदम एक्यूरेट हो? अगर पेरेंट्स को पहले ही पता लग जाए कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, डबल गर्ल चाइल्ड में एक की फीस फ्री होगी, तो पेरेंट्स पता है क्या बोलेंगे? हमारी 2 लड़कियां तो हैं, एक स्कूल जा रही है, एक अगले साल से जाएगी, तो 2 गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी में वो आ गए, एक की फीस उन्होंने सरकार से ले ली और एक को पढ़ाने भेजा ही नहीं। मेरा भारत महान, 100 में 99 कलाकार और सुपर बेईमान। समझ में आया? तो मेनी अ टाइम जो डेटा कलेक्ट होता है चिल्ड्रन, ये सही नहीं होता है। लॉजिक अंडरस्टूड? गवर्नमेंट डेटा मांग रही है किसानों से कि भाई हमको आपकी फसल का इंश्योरेंस करना है, तो हमको डेटा दीजिए। कुछ लोग के अंदर डर होगा, आज फसल के इंश्योरेंस के नाम पे हमसे डेटा ले लेंगे और कल को जब हम बढ़िया पैसा कमाएंगे तो ये लोग हमसे टैक्स वसूलने चले जाएंगे, तो हो सकता है वो सही डेटा दे ही ना। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इवन अब सिटीज की बात कर लीजिए, बिजनेसमैन, जॉब करने वाले लोग तो भाई अपना पूरा डेटा गवर्नमेंट को छुपाना चाहे भी तो नहीं छुपा सकते, बट जो चाट वाले, खुमचे वाले, कचौड़ी वाले, ये सब जो मार्केट में है, 1 रुपए की भी इनकम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट लाख डेटा कलेक्ट कर ले, लोग कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं, इन सब का डेटा तो गवर्नमेंट के पास है ही नहीं बेसिकली। गॉट इट? समझ में आ गए? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, गुड, बेटर, बेस्ट, ये स्टैट्स नहीं होता। 1 2 3 ये स्टैट्स होता है। तो जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं तो हम हाइट को सेंटीमीटर में, बहुत बढ़िया हाइट है, बहुत कम हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत चौड़ा इंसान, बहुत पतला है, कुपोषित है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? नंबर्स। आई होप सो आपकी डेफिनेशन में सारी बातें आ गई थी, तो इसलिए अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, चोरीगिरी, गांधीगिरी एंड ऑल दैट, क्या आप इसको स्टैटिस्टिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी को? नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद व्हाट चिल्ड्रन? रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। गवर्नमेंट अपने टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को लगाती है पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करने में। कुछ लोग तो डेटा सही में घर घर जाके कलेक्ट करते हैं, और कुछ इतने कलाकार होते हैं जो पिछली बार डेटा कलेक्ट किए थे उसी में थोड़ा सा प्लस माइनस कर देते हैं अपने हिसाब से। समझ में आ गया? पता लगा, बता दिया कि एक मोहल्ले में 25 बच्चे बढ़े हैं, छापा पड़ा, बाद में सही ऑफिसर आया, उसको पता लगाया तो किसी की शादी में तो बच्चे कहां बढ़ गए, तो इसका मतलब ये फर्जी डेटा था। 5 लोग इस मोहल्ले में मर चुके हैं, और पता लगा कि कोविड में पूरे मोहल्ले में 100 लोग मरे थे कम से कम। 95 को डेटा कलेक्शन में तो जिंदा बोला हुआ है, और जब ऑफिसर साहब गए तो भूत भूत चिल्लाने लग गए, यानी डेटा के हिसाब से तुम मर चुके हो बट तुम अभी भी जिंदा हो। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर उन्होंने घर में फोटो देखी, हाँ तो फोटो पे तो माला चढ़ी थी, बताया अरे शादी वाली फोटो, शादी की माला आई, ओरिजिनल माला नहीं है, तो पता लगा कि पूरी तरह से जिंदा थे। तो इस तरह से डेटा मेनी अ टाइम चिल्ड्रन सही तरीके से कलेक्ट नहीं होता है। फाइन। सो स्टैटिस्टिक्स शुड बी एन्यूमरेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। अब गवर्नमेंट ने स्कूल विजिट किया, और गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने से पहले ये देखा कि हमारे स्कूलों में बच्चे की स्कूलिंग कब से कब तक होती है। तो पता लगा लगभग बच्चा 3 साल से पढ़ना स्टार्ट करता है, और स्कूल खत्म होते होते तक उसकी एज कितनी हो जाती है? 18 ईयर्स। कितनी हो जाती है? उसके बाद उसको 3 साल का ग्रेजुएशन कराया जाता है, और उसकी एज कितनी हो जाती है? 21। और फिर वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और उसकी एज कितनी हो जाती है? 23। तो मतलब जीवन में उसने 20 साल तो लगभग स्कूल जाके टाइम पास करके पढ़ाई में बर्बाद कर दिया अपने। सरकार कह रही है कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अभी जो बच्चा स्कूल में 3 साल की उम्र में जा रहा था, ये 3 साल की उम्र में नहीं जाएगा, कब जाएगा? 4 साल। और ये जो 18 साल की उम्र में बाहर निकलता था, ये 19 साल तक। और कितने लोग तो कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन अगर नहीं हो पाता तो ड्रॉप ले लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा। 3 साल में अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया तो यू विल गेट अ डिप्लोमा। इनको 2 साल में डिग्री चाहिए। 3 साल कंप्लीट कर लिया तो डिग्री, 4 साल कंप्लीट कर लिया तो पीजी डिप्लोमा, और 5 साल कंप्लीट कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल जाएगी, ताकि अगर आपकी एजुकेशन किसी भी पॉइंट पे स्टॉप होती है तो आप डिग्री से वंचित या सर्टिफिकेट से वंचित ना रह जाए। अब मैं रियल स्टोरी पे आता हूं। कुछ पेरेंट्स इतने कलाकार होते हैं
वो 5 साल की उम्र में अपने बच्चों का एडमिशन नर्सरी में करवाते हैं। जब 8th क्लास में उनका बच्चा आता है तो वो आंटी और भैया लगने लग जाता है, और तब जाके आती हैं डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का मेंटल लेवल डेवलप कर गया वो बच्चा, उतनी डांट सुन के ज्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, घर जाके पबजी खेलता है, अपने पापा मम्मी का मर्डर कर देता है। कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, एक कोई इंसान था, 26 साल उसकी उम्र थी, मम्मी का मर्डर कर दिया उसने। तो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया कि पता नहीं पबजी खेलते खेलते क्या दिमाग में पागलपंती सवार होती है कि अपने जानने वालों को मार देते हैं लोग। कहते नहीं नहीं अभी ये सर्वाइव कर जाएगा, अभी सर्वाइव कर जाएगा। अरे वो गेम में सर्वाइव करता है, चांस मिलता है, रियल लाइफ में चांस नहीं मिलता। समझ में आया? तो गवर्नमेंट को पता लगा है तो नुकसान पहुंचा रहा है, तो पबजी पे गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आई? तो अब सर ये कैसे चेक हो कि 5 साल वाला बच्चा नर्सरी में ना जाए, 3 साल वाला ही जाए? मेरे को तो लगता है इसके लिए हॉस्पिटल के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स का जेरोक्स मांगना चाहिए, हॉस्पिटल के ओरिजिनल रिकॉर्ड्स का जेरोक्स। क्योंकि हॉस्पिटल में तो इंसान जब पैदा हुआ तभी की डेट मेंशन होगी, या 2 साल बाद की मेंशन कर देंगे कि अभी पैदा हो रहा है, पैदा होना इन प्रोग्रेस? ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हॉस्पिटल में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट, हैंडप्रिंट सब लिया जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट तो नगर निगम में 400 रुपए घूस देके डुप्लीकेट गलत डेट का बन ही जाएगा, तो वो डेटा लेना चाहिए कम से कम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाता, बट विदेशों में ऐसा ही है। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड डायरेक्टली पोर्टल पे अपडेट होता है डेली बेसिस पे, बट हमारे यहाँ तो क्या सुविधा शुरू दे दिया, 2 साल बाद रिकॉर्ड अपडेट कर देना। समझ में आया? पता लगा जिस दिन बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन उसकी मम्मी करवा चौथ पे अपने पति की पूजा कर रही थी और फोटो भी फेसबुक पे अपडेटेड है। अब ये डाउट हो गया, ये कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि सो कॉल्ड महीना ने करवा चौथ की पूजा भी की और उसका बच्चा पैदा हो गया। पता लग गया कि फर्जी डेटा है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, सब फर्जिफिकेशन बंद। वो फोटो मैच कर ले, हिस्ट्री दिखा देगा आपको, 3 years बैक ऑन दिस डे। बच्चा कहेगा हमारी तो डेट ऑफ बर्थ भी यही थी, और मम्मी तो करवा चौथ की पूजा बढ़िया कर रही है, पापा पूजा पाठ कर रही है, हम पैदा कब हुए? इसका मतलब हम इनकी ओरिजिनल संतान ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज कि जो डेटा कलेक्ट होता भी हमारे देश में बच्चों, वो सही नहीं होता। गवर्नमेंट अगर रिपोर्ट भी करती है हमारा देश का डेटा यूनाइटेड नेशंस को भेज रहे हैं, 2000 करोड़ की इनकम है, चाट वाले, कचौड़ी वाले, खुमचे वाले, इनकी इनकम तो रिपोर्ट होती नहीं है। तो क्या डेटा कलेक्शन एक्यूरेट है हमारे देश में? नो। तो सर हमारे देश में फिर स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? सिर्फ इसलिए ताकि आपका थोड़ा सा कुछ टाइम पास हो जाए कम से कम। नहीं तो इतना पढ़ने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जनता में सुधार नहीं आया। वो घपलेबाजी करने से बाज आते ही नहीं। और पेरेंट्स से जब पूछो कि भाई क्यों आप लेट बच्चे का एडमिशन करते हैं, अभी छोटा है हमारा बच्चा, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो सो कॉल्ड समझ ज्यादा आ जाएगी उसको। समझ ज्यादा नहीं आएगी, उसकी सीखने की शक्तियां कम हो जाएंगी। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। किस पर्पस के लिए आप क्राइम डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं? इफ इट इज फॉर मेकिंग स्कूल सिली प्रोजेक्ट, तो भाई गूगल और न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी की बुक्स काम कर जाएंगी। बट अगर आपको क्राइम ब्यूरो को रिपोर्ट करना है तो गूगल का डेटा काम नहीं करेगा। तो किस पर्पस के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना है, हम उसके हिसाब से अपना कलेक्शन प्रोग्राम बनाते हैं। क्वेश्चनायर देखा है कभी आपने? आप पिज्जा हट जाते हैं, वो आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं कि भाई हमारा पिज्जा कैसा लगा, यस नो, आप फ्रीक्वेंट विजिटर है, कैसे? क्वेश्चनर देखा होगा आप लोगों ने। तो वो क्वेश्चनर भरवाते हैं। तो हमको जिस पर्पस के लिए डेटा कलेक्ट करना होता है, हम क्वेश्चनर को भी उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। समझे कि नहीं समझे? पक्का? स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सर मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने क्वेश्चनर भरवाया या भरवाना है, पहला क्वेश्चन उसमें क्या लिखा था, और ये डेटा 28 से 40 साल की उम्र के बीच वाले लोगों के लिए आपको भरवाना है। पहला क्वेश्चन नेम पता होने के बाद, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। दूसरा क्वेश्चन यू आर मैरिड, यस और नो। इज दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन? नो। तो सिस्टमैटिक मैनर होना चाहिए, तरीका ठीक होना चाहिए। हैपहैजार्ड, गड़बड़ घोटाले तरीके से अगर डेटा कलेक्ट करेंगे तो कभी भी डेटा सही कलेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? 11th क्लास के बच्चे से पूछिए हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, वो डेटा सही दे पाएगा। अगर आपने क्लास प्रेप के बच्चे से पूछा हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, वो 2 वर्ड लिखेगा, ऑल इंडियंस। क्योंकि प्लेज में पढ़ता है स्कूल में, आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। समझ में आया? तो क्या डेटा सही कलेक्ट होगा? डेटा सही कलेक्ट नहीं हो पाएगा। नहीं समझ में आई बात?
समझ में आ गई बात? Statistics should be placed in relation with each other. Parameters should be like this. जैसे हम प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर करते थे, बिकॉज अगर आप कंपैरिजन नहीं डालेंगे अपने डेटा में, कंपेरेबल डेटा अगर नहीं होगा, तो हम उसका कोई भी एनालिसिस करके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सबको समझ में आ गया? लेट अस अंडरस्टैंड इट एज अ सिंगुलर. हेडिंग पुट करके ये छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए. डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो कलेक्शन में मैंने आपको दो बातें बताई, मैं फिर से बता रहा हूं. फर्स्ट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइमरी कलेक्शन एंड देन सेकेंडरी कलेक्शन. प्रेजेंटेशन बच्चों दो तरह से हो सकता है. वन इज कॉल्ड एज टैब्यूलर एंड अदर इज कॉल्ड एज डायग्रामेटिक. डायग्रामेटिक में फिर ग्राफिकल, बार डायग्राम, ये सब कुछ आ जाता है. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो अगर आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट याद हो, हमने बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक डेफिनेशन में, तो हम यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के टेबल्स बनाते थे, isn't it? तो दैट वाज कॉल्ड एज टैब्यूलर. और जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते थे तो इट वाज कॉल्ड एज डायग्रामेटिक. डायग्रामेटिक में आपका ग्राफिकल आएगा, डायग्रामेटिक में और भी मल्टीपल तरीके होते हैं. एनालिसिस की जब हम बात करें चिल्ड्रन, तो वी हैव कंटेंट लाइक मीन, मीडियन एंड मोड एटसेट्रा, मेनी मोड. मैं मीन, मीडियन, मोड इसलिए रख रहा हूं बिकॉज ये 12th क्लास में सारे बच्चों ने पढ़ा होता है. इंटरप्रिटेशन लीड्स टू व्हाट इज नोन एज डिसीजन मेकिंग. अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने जो टीनेजर्स थे उनके डेटा के बारे में बात करनी है. डेटा हेल्थ डिपार्टमेंट ने इकट्ठा करवाया कि कितने बच्चे ऑब्सेस्ड हैं. तो पता लगा 60% से ज्यादा अमेरिकन चिल्ड्रन आर ऑब्सेस्ड. ऑब्सेस्ड का मतलब समझते हैं? बैंकर चौड़े फूले हुए एकदम. उसके बाद रीजन देखा गया ऐसा क्यों है, तो रीजन पता लगा कि लोग पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का आकार ऐसा हो चुका है. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन. समझ में आ गई बात? लिख लीजिए फटाक से. चलिए, सो कलेक्शन ऑफ डेटा मैंने आपको बता दिया. व्हाट इज प्राइमरी, सेकेंडरी. ऑर्गेनाइजेशन इज कि जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आप मार्केट से ढेर सारी सब्जी लेके आए, तो सबको क्या एक ही बर्तन में रख देंगे? नो, पोटैटो और अनियन जो है वो किचन में रखा जाएगा. जो टोमेटोज हैं, मतलब लग्जरी कमोडिटी मानी जाएगी आजकल ये, वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया जाएगा. सब्जी वगैरह आपने खरीदी, वो भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दी जाएगी. इज दैट क्लियर? तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. प्रेजेंटेशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल, विल बी कॉल्ड एज टैबुलर, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, वील कॉल इट एज डायग्रामेटिक. खोपड़े में बात गई? उसके बाद जब आप मीन, मीडियन, मोड वगैरह वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो उसे बोलते हैं एनालिसिस. और उसके बेसिस पे जब डिसीजन दिए जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन. तो व्हाट आई वांट टू आंसर इज दिस. जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो दो बातें हमने पहले पढ़ी, इन प्लूरल सेंस एंड इन. तो कलेक्शन ऑफ डेटा प्लूरल हो गया. व्हाट? ये प्लूरल सेंस है. और इसके बाद आपको जितना नजर आ रहा है चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंगुलर सेंस. समझ में आई बात? तो यहां से प्लूरल और सिंगुलर क्लियर हो गया. बट ये मत सोचिएगा पूरा प्लूरल है, ओनली दिस पार्ट इज प्लूरल. खोपड़े में बात गई? तो अगर मैं आपको कहूं कि जाइए पूरे प्रयागराज सिटी का, पूरे लखनऊ का, पूरे न्यू दिल्ली का डेटा कलेक्ट करके लाइए कि पेट्रोल कंजम्पशन अमंग द स्टूडेंट्स कम्युनिटी कितना है, सर क्या करेंगे इस डेटा का? कंपेयर करेंगे कि जितना पेट्रोल स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपनी डे टू डे कम्यूटिंग में, स्कूल कॉलेज वगैरह जाने में, अगर वो इसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लग जाएं तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी. इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना और फ्यूल का कंजम्पशन कितना, हम उसको मैच करेंगे. अगर गवर्नमेंट को लगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन फ्यूल के मुकाबले सिर्फ 25% है, सिर्फ 25%, तो स्टूडेंट्स को अगर डिस्करेज किया जाए कि वो पेट्रोल व्हीकल इस्तेमाल ना करें, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करें, तो आप कितना फ्यूल, पेट्रोल का कंजम्पशन कम कर सकते हैं. सर फायदा क्या होगा? इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल इंडिया में तो ज्यादा होता नहीं है. क्रूड ऑयल 1% भी अपना रिसोर्स हम नहीं यूज कर पाते, तो रशिया से, यूएस से, गल्फ से, जहां से भी इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट करके हम उनको प्रॉफिट कमाने का मौका देते हैं. इट इज बेटर कि अगर हमारे बच्चे यूज ना करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की बजाय कोई भी दूसरी गाड़ी, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंडिया में बढ़ सकती है, उसका प्रोडक्शन इंडिया में होगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई?
अभी रिसेंट एक मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था लास्ट वीक में आर्टिकल, 65% चाइना जापान से जो इंडिया में इंपोर्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ये सीजे इंपोर्ट होने वाली सबसे ज्यादा है। भाई पहले तो हमारी मजबूरी थी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चर होता था, अब चिप और ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्लांट इंडिया में लग गया है, तो अब यहाँ पे हर तरह का मदरबोर्ड, रैम, हार्ड ड्राइव वगैरह वगैरह सब यहाँ मैन्युफैक्चर हो सकता है। तो अगर हम इसको इंपोर्ट करने के बजाय इंडिया में ही बना लें तो व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट अगर 5 नई फैक्ट्रीज 50 नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो क्या सिर्फ टेक्नोक्रेट्स का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? नो, भाई रेवेन्यू जनरेट करना है, सेल्समैन हायर करने पड़ेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए, एमबीएस चाहिए, डिस्प्यूट भी होगा कस्टमर में बिजनेसमैन ने, लीगल एडवाइजर चाहिए, तो हर चीज के लिए बिजनेस यहाँ बढ़ेगा। तो कोई भरोसा नहीं कि 3 महीने बाद हमारी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आ जाए कि हम लैपटॉप का इंपोर्ट पूरी तरह से बैन करते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उसे इंपोर्ट करने के लिए, या 200% की हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे उसके ऊपर, ताकि बाहर से आने वाले लैपटॉप महंगे हो जाएं। सैमसंग, लेनोवो, ये सब इंडिया में अपने प्लांट्स को और ज्यादा सक्सेसफुली चलाए। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? तो अर्लियर दे हैड द प्ली कि भाई रॉ मटेरियल नहीं मिलता, अब तो चलो हमने रॉ मटेरियल की भी फैक्ट्री खोल दी, अब आपके पास क्या बहाना है, अब तो आपको फैक्ट्री इंडिया में ही बनानी पड़ेगी। समझ गए कि नहीं? पक्का? तो ये अगर डेटा ना होता हमारे पास तो क्या गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले पाती लैपटॉप के इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने वाला? नो, तो इट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। खोपड़े में बात गई। कभी कभी आपका एग्जाम में मार्क्स आता होगा तो आप घर वाले पूछते होंगे अच्छा उसके कितने नंबर आए, फिर आपको कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे वो मौसी जी के लड़के बाय डिफॉल्ट घर में, मौसी के लड़के को देखो, मौसी के लड़के को देखो, मौसी के लड़के को देखो कितना अच्छा है पढ़ने में। अगली बार आप भी बोल दीजिएगा जरा मौसी जी की और अपनी मार्कशीट निकालिए, आज हम ये देखना चाहते हैं कि फैक्ट्रियां कहां तक पहुंची थी, तब शोरूम का कंपैरिजन होगा। फिर घर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ वर्ल्ड वॉर 5 होगी। हाँ, 3 और 4 तो दुनिया के बीच में होंगी ना, घर में आपके 5 होगी। समझ में आया? तो मौसी जी के लड़के कंपेयर होते होंगे घर में, हमारे यहाँ भी होते थे। तो हमने जब मौसी जी की मार्कशीट अपनी मार्कशीट देखिए तब पता लग जाएगा, मौसी जी पढ़ने में तेज थी, लड़का तो बाय डिफॉल्ट तेज होएगा ही होएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, सो ये बातें सबको क्लियर हो गई, प्लूरल वर्सेस सिंगुलर भी समझ में आ गया। चलिए, तो अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स।